कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां गिनती करना ही असंभव हो जाए, जहां से आधुनिक विज्ञान, सर्जरी और बेहतरीन इंजीनियरिंग का पूरा वजूद ही अचानक मिट जाए। सच कहूं तो अगर हम इतिहास के पन्नों से प्राचीन भारत के उन महान योगदानों को पूरी तरह हटा देना, तो आज की ये जो आधुनिक सभ्यता हमें दिखती है, ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक सच की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे दुनिया ने शायद जानबूझकर भुला दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो इतिहास हमें आज तक पढ़ाया गया है वो वाकई अधूरा है? क्या विश्व को सही राह दिखाने वाला असली विश्व गुरु कोई और था? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सच है। आज हम इतिहास की उस राख को हटाने वाले हैं जिसके नीचे ज्ञान और विज्ञान की एक ऐसी हैरान कर देने वाली सभ्यता दबी है जिसने सच में पूरी दुनिया को गढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया, ये नाम हम सबने बचपन से कई बार सुना है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ कोई कहानियों वाला मुहावरा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठोस आर्थिक हकीकत थी। 25%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। अर्थशास्त्रियों के आंकड़े साफ बताते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा, जी हाँ 25%, अकेले भारतीय उपमहाद्वीप के पास था। मतलब पूरी दुनिया का 1/4 व्यापार और धन केवल और केवल हमारे भूभाग से नियंत्रित होता था। है ना कमाल की बात? और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये जो अकादमिक शोध है, ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है। ये साबित करता है कि सदियों तक खनन, धातुकर्म, कला और वस्त्र उद्योग में भारत का बिल्कुल एक छत्र राज था। हमारे पास इतना बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस यानी निर्यात अधिशेष था कि पूरी दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे बनाए उत्पादों पर निर्भर रहती थी। इसके ऐतिहासिक प्रमाण तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। बात 77 ईस्वी की है, जब रोमन सीनेटर प्लिनी द एल्डर ने बहुत ही भारी मन से एक शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि रोम लोग भारतीय मसालों और मलमल के इतने दीवाने हो चुके हैं कि रोम का सारा सोना बस भारत की तरफ बहता चला जा रहा है। उन्होंने सचमुच प्राचीन भारत को दुनिया के सोने का सिंक तक कह दिया था, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर का धन आकर हमेशा के लिए जमा हो जाता था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, फादर ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सा के जनक। हमें अक्सर यही बताया जाता है कि ये जो जटिल सर्जरी है ये पश्चिमी दुनिया की ही देन है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। दुनिया का सबसे पहला सर्जन कहीं और नहीं बल्कि इसी धरती पर पैदा हुआ था। एक तरफ आज की ये आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी है और दूसरी तरफ जरा सोचिए 600 ईसा पूर्व में आचार्य सुश्रुत द्वारा की जाने वाली राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी। 2500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से सभ्यता का कक्कहरा सीख रहे थे, तब आचार्य सुश्रुत माथे की त्वचा का उपयोग करके कटी हुई नाक को सफलतापूर्वक फिर से जोड़ रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारी प्राचीन शल्य चिकित्सा शिक्षा वास्तव में कितनी ज्यादा उन्नत थी। सुश्रुत संहिता को ही ले लीजिए, इसमें 1120 बीमारियों का पूरा दस्तावेजीकरण है। इसमें 121 सर्जिकल उपकरणों का एकदम सटीक वर्णन है, जो बिल्कुल आज के आधुनिक स्कैल्पेल और चिमटियों जैसे ही दिखते हैं। हर्बल एनेस्थीसिया का उपयोग हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी, ये सब चिकित्सा चमत्कार हजारों साल पहले भारत में बहुत आम बात थे। चलिए अब चिकित्सा के बाद बात करते हैं भाग 3 की, इंजीनियरिंग के चमत्कार। चिकित्सा के उस स्वर्णिम युग को देखने के बाद अब जरा उन तकनीकी चमत्कारों पर नजर डालते हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। दिल्ली में खड़ा ये लौह स्तंभ, ये कोई आम लोहा बिल्कुल नहीं है। 1600 साल से भी ज्यादा पुराना और 6 टन वजनी ये विशाल स्तंभ आज तक जंग से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके रासायनिक गुण सच में हैरान कर देते हैं। प्राचीन भारतीय धातुकर्मियों ने जानबूझकर इसमें उच्च मात्रा में फास्फोरस मिलाया और सल्फर को पूरी तरह हटा दिया। उन्होंने जिस उन्नत फोज वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, वो आज भी हमारे मॉडर्न मटेरियल साइंस को सीधी चुनौती दे रही है। और क्या आपको पता है, राजस्थान की जावर खदानें इस उन्नत विज्ञान की जीती जागती गवाह हैं।
जिंक यानी जस्ते को पिघलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता था, क्योंकि शुद्ध धातु बनने से पहले ही वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही जिंक की डाउनवर्ड डिस्टिलेशन यानी नीचे की ओर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया थी उसे खोज लिया था। मतलब जो तकनीक हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही एकदम परफेक्ट कर ली थी, यूरोप के वैज्ञानिक उसे समझने के लिए अगले 1000 साल तक बस संघर्ष ही करते रहे। अब इंजीनियरिंग की बात हो रही हो और महाराष्ट्र के एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस भव्य संरचना के बारे में सोचना ही दिमाग सुन्न कर देता है। ये मंदिर अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बना है, बल्कि एक पूरी की पूरी विशाल पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है, बिना किसी आधुनिक मशीन के। इतने सटीक गणितीय गणना और अथाह धैर्य के साथ एक पहाड़ को ऐसे रूप में ढालना, ये वाकई मानव इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में सबसे ऊपर आता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, विश्वगुरु की विरासत। ज्ञान और तकनीक का ये जो असीमित खजाना था ना, ये सिर्फ हमारी जमीन तक ही सीमित नहीं रहा। चोल राजवंश ने एक ऐसा विशाल समुद्री नेटवर्क और नौसैनिक साम्राज्य खड़ा किया था जिसका उस युग में दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्होंने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना पूरा वर्चस्व कायम किया और भारत की अपार संपत्ति को ग्लोबल मार्केट्स के साथ जोड़ा। हमारी कूटनीतिक और समुद्री ताकत उस समय सच में अपने चरम पर थी। तो अब इस ज्ञान को परखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जरा बताइए, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का दस्तावेजीकरण किया गया था? आपके विकल्प हैं ए ऋग्वेद, बी अर्थशास्त्र, सी सुश्रुत संहिता या फिर डी रसरत्न समुच्चय। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हाँ, जो सही जवाब होगा उसे इन्फो वैली चैनल द्वारा पिन किया जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अपने स्वर्णिम इतिहास को भूलने की भूल एक सभ्यता के तौर पर हमें बहुत पीछे धकेल सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपकी एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस इन्फो वैली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है।